सोडी साहब के पास हम जाते हैं। सोडी साहब, यही सवाल कि पीओके को लेकर जो लड़ाई लड़ी भी जा रही है, इन चुनावों का किस तरह का असर उस रीजन के ऊपर आप देख पा रहे हैं और कूटनीतिक तौर पर आप देख सकते हैं? देखिए, जहां तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वापस लेने की बात है, ये एक बहुत कठिन बात है। कठिन इसलिए क्योंकि हमारा जो युद्ध होगा, अगर पाकिस्तान से पीओजेके के लिए होगा, वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं होगा। उस वक्त उस युद्ध में चीन भी आएगा, और क्योंकि ये टू फ्रंट वॉर होगी जिसका काफी जिक्र पब्लिक डोमेन में भी हो रहा है, जो सारी टाइमलाइंस हैं वो पॉइंट करिए 2035 की तरफ। अगर हम पीओजेके लेने की बात करें तो जो आसान तरीका है वो ये है कि वहां की आवाम खुद डिसाइड करे कि उन्होंने भारत में वापस विलय होना है। वो एक आसान तरीका होगा, लेकिन सैनिक ऑप्शन बहुत कठिन होगी। और इसके बारे में मैं एक दो टिप्पणी करना चाहूंगा। पिछले साल 7 अगस्त 2023 को जनरल एमएम नरावने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष थे और 2 साल पहले रिटायर हुए थे, उन्होंने एक लेख लिखा था द प्रिंट में, जहां पर उन्होंने साफ लिखा है कि टू फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेगी। आज की तारीख में चीन हमसे 30 साल आगे सैनिक तैयारी में। अगर पाकिस्तान सेना का भी पलड़ा जोड़ा जाए, क्योंकि वो भी एक प्रोफेशनल आर्मी है, तो ये चीन पाकिस्तान का जो पलड़ा है वो और भारी हो जाता है बनस्पत भारत की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के लिए। और मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा। जो आज तक हम युद्ध देखते आए हैं जिसमें थल सेना, वायुसेना, नौसेना इकट्ठे मिलकर ऑपरेशंस करती हैं, आने वाले समय में जो चीन युद्ध करेगा वो अलग होंगे। पहले साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस वॉरफेयर होगा। थल सेना, वायुसेना, नौसेना बहुत बाद में आएंगे। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन युद्ध तो एक लास्ट रिजॉर्ट है और वो वहां तक जाने भी नहीं चाहिए। हम ये समझना चाहते हैं कि इन चुनावों को अगर डेमोक्रेटिक वे में पूरे चुनाव होते हैं, इंटरनेशनल स्तर पर एक मैसेज भी जाता है, तो कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान के ऊपर कैसे दबाव डाला जा सकता है, क्या किया जा सकता है? हम कौल साहब के पास भी जाएंगे, उस बीच एक बार वापस चलते हैं। चुन्नी सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपकी आवाज क्योंकि अभी भी नहीं आ रही। नहीं, चुन्नी साहब, वो अनम्यूट के बटन को आपको दबाना होगा स्क्रीन पर, जो सबसे पहला बटन है आपके लेफ्ट हैंड साइड। देखिए, आ रही है? बिल्कुल आ रही है, प्लीज, स्वागत है। देखिए, धन्यवाद, आपने मौका दिया। सबसे पहले तो आज जो लोकतंत्र की जीत हो रही है जम्मू कश्मीर में, उस पर्व पर मैं आप सभी को मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज से पहले कुछ 100 वोट इकट्ठे करने के लिए कश्मीर में बड़ी जोर लगाना पड़ता था। आज लाखों की तादाद में वोट जो हैं वो बरस रहे हैं। अब लोगों को विश्वास हो चला है कि हम अपनी मर्जी की सरकार चुन सकते हैं और ला सकते हैं, लेकिन कुछ खतरे भी हैं। अभी मेरे साथी कोल साहब बात कर रहे थे जमायत इस्लामी की और इंजीनियर रशीद की। ये किस तबीयत के लोग हैं ये सारी दुनिया जानती है। हमें खुश नहीं होना चाहिए कि सत्ता इनके हाथों में चली जाए, क्योंकि आगे चलकर ये लोग यहाँ पर घातक साबित हो सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से हम उस नैया को, डूबती नैया को किनारे लेकर आए हैं, तो कहीं दोबारा उस ओर ना चला जाए। आपने बात की पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की। ये ठीक है कि मेरे आज 12 लाख हिंदू और सिख जो हैं वो वहाँ से विस्थापित होकर यहाँ आए हैं। हमने हिंदुस्तान की सरकार को कई बार इस बात का सुझाव दिया था कि ठीक है कि युद्ध एक ऑप्शन नहीं हो सकती। अभी मेरे एक साथी ने भी ये बात कही, लेकिन और बड़े सारे ऑप्शन हैं। पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है वो एक बड़ी बात है। वो इसलिए था कि देखें, 24 सीटें जम्मू कश्मीर की असेंबली में हमने खाली रखी हुई हैं। हमने कहा था 1/3 लोग मेरे यहाँ रहते हैं, आप कम से कम 8 सीटें उसमें से इन लोगों को दे दीजिए, ताकि वो असेंबली के अंदर मीरपुर की, मुजफ्फराबाद की, कोटली की, बिम्बर की, उन इलाकों की बात करें जो आज पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में हैं। तो एक संदेश जाएगा कि देश जो है वो इस इलाके को लेकर संजीदा है। खाली पार्लियामेंट के अंदर बयान नहीं देता, वो इस पर काम भी कर रहा है, क्योंकि और तो हमने कुछ किया नहीं। पाकिस्तान ने सी पैक बनाया और उस सी पैक में मेरे हिंदू और सिखों की जमीनों को तबाह और बर्बाद किया गया। सड़क मार्ग बनाए गए, रेल मार्ग बनाए गए, हम उसको रोक नहीं पाए, हालांकि हमको रोकना चाहिए था। लेकिन अगर मेरे लोग नुमाइंदे होते, उनका लोकस होता, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर जाकर इस बात को करते। और एक बात, बहुत बढ़िया बात मेरे साथी जसविंदर जी ने की है कि एक बात पक्की है कि जब लोग चाहेंगे
तो ये दीवार गिरने में देर नहीं लगेगी। ये फौज से काम नहीं होगा, ये डिप्लोमेटिक तरीके से काम नहीं होगा, जब आर पार के लोग चाहेंगे। और मैं समझता हूं कि आज वो वक्त आन चला है, वो लोग भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि वो इलाका वापस आए, लेकिन इसके लिए एक सौहार्द बनाना पड़ेगा, एक माहौल बनाना पड़ेगा, और वो माहौल मेरे लोगों के अतिरिक्त कोई नहीं बना सकता, क्योंकि हम वहां के बाशिंदे हैं, हमारी चल अचल संपत्तियां वहां पार पड़ी हैं, हमने अपने लोगों को खोया है, वो लोग हमारे बुजुर्गों के साथी रहे हैं, वहीं पैदा हुए हैं, वहीं खेले हैं, वहीं बड़े हुए हैं, हम उस इलाके को भूल नहीं सकते। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आज जिस तरीके से यहाँ पर वोटों की परसेंटेज बढ़ी है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत है, जिसके लिए लाखों कुर्बानियां हमारे लोगों ने इस देश को लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए किया था। इसके लिए आप सभी को और मेरे साथियों को भी मैं मुबारकबाद देता हूं। धन्यवाद। कौल साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि यहाँ से कोई रास्ता, जो पीओके की हम बात कर रहे हैं, क्या रास्ता निकल सकता है? इसको भी मैं बचपन से ही देख रहा हूँ कि पीओके, जब मैं जम्मू में स्कूल में जाता था तो रोज मैं देखता था कि जो पीओके के लोग थे वो कैसे जुलूस निकालते थे, रोज, एवरी डे, आई से एवरी डे। 60s में बच्चन सिंह पंछी, आज जैसे चुन्नी जी हमारे नेता है वहां, उनके तो बच्चन सिंह पंछी होते थे नेता, जो मतलब रोज अपनी आवाज उठाते थे। तो हम इनकी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाते हैं, और इनके साथ जो अन्याय हुआ है तो हम इनके साथ, इनको न्याय देने के लिए हमने भारत सरकार को, हमने इकट्ठे लड़ा है। जब हमने बोला कि इनको सीटें दे दीजिए, हमको सीटें दे दीजिए, मैं डिलिमिटेशन कमीशन को 2 बार मिला, जिसमें रंजना देसाई जी सुप्रीम कोर्ट की जज चेयरमैन थी, और पूरे इलेक्शन कमीशन, पूरे बेंच को हमने एक्सप्लेन किया जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हुआ, जो जेनोसाइड हुआ, और हम कभी, व्हाट विल बी आवर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, हम चाहते हैं कि हम पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करें, हम असेंबली में रिप्रेजेंट करें और अपनी बात को रखें। इसी तरह जो पीओजेके से लगभग 15 लाख लोग 1947-48 के बाद यहाँ पर पड़े हुए हैं, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन भारत की सरकार ने की है उसकी भर्त्सना करनी चाहिए। तो इसलिए हमने इसमें, हम सब इकट्ठे मिले, और फिर इसमें ये हुआ कि पीओजेके को 1 मेंबर दिया गया असेंबली में, और कश्मीरी पंटू को 2 मेंबर दिए गए हैं, 1 मेल एंड 1 फीमेल। लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन इनके लिए नाकाफी है, हमको चाहिए और सबको मिलकर कि इनको ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो। भारत की सरकार को ये पता है कि भारत के लोगों को कि इनको असेंबली में वोट डालने का हक नहीं था, इनको जॉब्स के लिए हक नहीं था, इनको प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए हक नहीं था। इनके साथ पूरे 75 साल कैसी डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ हुई थी। जी चुनी साहब, मैं एक मिनट में ऐड करना चाहता हूँ। हमारा कश्मीर की जो देवी है, प्रिजाइडिंग डाइटी ऑफ कश्मीर इज शारदा, शारदा भूमि। कश्मीर का नाम, असली नाम जो है वो शारदा भूमि, वो शारदा पीओके में। उसका मंदिर जो कम से कम 3000-4000 साल पुराना है, वो शारदा में। आज ठीक उसके सामने कृष्ण गंगा के किनारे पर हमने वहां शारदा का मंदिर बनाया, और हमने बोला है कि हम बिल्कुल आ रहे हैं, हम आ रहे हैं पीओजेके में, वो हमारा अपना है, वो कश्मीर जो है वो हमारा अपना है, वो वहां पर जा रहे हैं, और हम चुन्नी जी को साथ में लेके हम इकट्ठे जाएंगे वहां। धन्यवाद। चुन्नी साहब, देखिए, मेरे साथी कोल साहब ने एक बात कही कि हमें वोटिंग का राइट नहीं था, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत है, क्योंकि हम महाराजा हरि सिंह की टेरिटरी के लोग हैं, हमें पूरे अधिकार यहाँ थे। ये पश्चिमी पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं जो पंजाब से आए थे। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरे साथी हैं, इन्होंने हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर हमारी सहायता की है, हम भी इनकी सहायता करते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि भारत सरकार कहीं ना कहीं चूक गई है इस मामले में। 2 बार हमने रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया जम्मू कश्मीर में, एक लाया 5 अगस्त 2019 को, और दूसरा 2023 में लाया जब हम उसमें अमेंडमेंट करी।
मेरे हक में, मेरे पीओजेके के विस्थापितों के हक में 8 कमेटियां और कमीशंस की रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हैं, जिसमें ये कहा गया है बार बार कि इनको 8 सीटें दीजिए, इनको पॉलिटिकली एम्पावर करिए, तब जाकर पीओजेके का बात जो है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाई जा सकती है, क्योंकि ये लोग वहां के जो है इनका एक लोकस बनता है। और रंजना देसाई जी ने कहा था सफिशिएंट सीट्स दीजिए, लेकिन 1 सीट मिली, तो इनको 2 मिली, अच्छी बात है, हम इनका विरोध नहीं करते, लेकिन मैं कह रहा हूं आप जितनी अधिक सीटें देते उतनी अधिक आवाज बनती। और आज भी मुझे शक है, जो 1 सीट इन्होंने दी है, जिसको यहाँ के एलजी साहब जो है वो भरेंगे, उनके पास अधिकार है, वो उसको एक पॉलिटिकल रिफ्यूज बना देंगे। वो ऐसे व्यक्ति को वहां नहीं लाएंगे जो वहां की बात करे, उनको वो व्यक्ति चाहिए जो पार्टी के साथ एफिलिएट हो, जिस पार्टी की सरकार यहाँ बने या जो पार्टी चाहती है। ये सारी बातें हैं। मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत अच्छी बात मेरे साथी ने कही कि ये बातें, ये दीवार गिराने के लिए लोग खड़े होंगे तो दीवारें गिर जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं। आज भी मेरी पैदाइश जम्मू की है, लेकिन मैं मीरपुर की बोली बोलता हूं अपने घर में, हालांकि मैं वहां पैदा नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरी माँ बोली है। मीरपुर आज पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है। मेरी जमीन, मेरी जायदाद, वहां पर मंगला डैम बन चुका है, लेकिन भारत सरकार मुझे कहती है कि एक दिन खाली कराएंगे और आपको आपके घर में वापस लौटाएंगे। मुझे क्या आप पानी में भेजेंगे? उस डैम के अंदर जाके डूब के मैं अपना घर ढूंढूंगा? ये सारी बातें हैं, ये किसने करनी है? ये वही करेगा जिसको ये चीजें चुभ रही हैं, जिसने इस बात को सहन किया है। तो मैं समझता हूं कि हमारे लोगों को नुमाइंदगी मिले, वो अपनी बात करें, तब जाकर इस मसले का हल होगा, वरना एयर कंडीशन कमरों में बैठकर इसका फैसला नहीं होगा। इसी से जुड़ा एक छोटा सा सवाल और जानना चाहते हैं जुम्मी साहब, जो आपने कहा कि 1 सीट दी गई है और वो नॉमिनेटेड सीट होगी एक तरह से। जब आप लोगों की बात हुई इस चीज को लेकर, क्या सरकार कह रही है कि क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाधा है, कोई कूटनीतिक बाधा है? क्यों रिप्रेजेंटेशन, अगर 1 सीट दी है तो वो रिप्रेजेंटेशन बढ़ भी सकता था, और ये रिप्रेजेंटेशन तो एक तरह से इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो आप लोगों को। देखें, इनडायरेक्ट इसलिए है, वो हमने खुद चूज किया था, क्योंकि हमारी जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है। ये केस कश्मीरी पंडितों के केस में नहीं है। कश्मीर आज भी हमारे पास है, वो किसी दूसरे देश के पास नहीं है। अगर उनको 2 सीटें नॉमिनेशन में दी गई हैं, वहां चुनाव भी कराए जा सकते थे। जैसे हमने शेड्यूल कास्ट के लिए 7 सीटें रिजर्व कर दी जम्मू प्रोविंस के अंदर। मैं तो कहता था 2 सीटें कम दी इन्होंने कश्मीरी पंडित भाइयों को, इनको कम से कम 5 सीटें देते, रिजर्व करते कश्मीर के अंदर। लेकिन नॉमिनेशन में देना एक गलत संदेश जाता है। ये संदेश देता है कि शायद वहां नॉर्मलसी नहीं है, ये चुनाव नहीं लड़ सकते। हमारा केस थोड़ा अलग है। हमारा केस इसलिए अलग है कि मैं अगर मीरपुर से विधायक बनना चाहता हूं तो मीरपुर की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी पाकिस्तान के पास है, वहां जाकर कैसे चुनाव होगा? इसलिए जब तक वो इलाका वापस आता है तो ये एक प्रोविजन बना दिया जाए कि इन लोगों को नॉमिनेशन द्वारा लाया जाए, ताकि ये लोग वहां बैठकर असेंबली के अंदर अपनी बात करें और ये बात बड़ी दूर तक जाती, इसके बड़े एक दूरगामी परिणाम होते। ये बात केंद्र को किसी ने समझाई नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि इसीलिए हम मांग रहे हैं सीटें, क्योंकि हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमारी नुमाइंदगी नहीं है। लेकिन अगर नुमाइंदगी हो जाती तो केंद्र को सुनना पड़ता कि ये जो 8 सीटों की रट लगा रहे हैं, 8 जगह एक व्यक्ति ने तो बैठना नहीं था। हम इसलिए कह रहे थे कि एक ब्लॉक बनाइए। और एक बात मैं और बता दूं, कश्मीरी हमारे इस आइडिया के खिलाफ हैं। क्यों खिलाफ हैं? क्योंकि जो इलाका आज पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है वो सारे के सारे मुस्लिम पहाड़ी स्पीकिंग है। ये कभी नहीं चाहते कि पहाड़ी स्पीकिंग इलाके को जहां, अगर ये चाहते होते तो, अगर भाई साहब हमने श्रीनगर खाली कराया, उड़ी खाली कराया, करना खाली कराया कबायलियों से और पाकिस्तान की सेना से, हम चाहते तो मुजफ्फराबाद और मीरपुर भी खाली करा सकते थे। हमने इसलिए खाली नहीं कराया क्योंकि वो पहाड़ी स्पीकिंग मुसलमान थे और कश्मीरी नहीं चाहते थे वापिस आए। और पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला की सलाह पर इसको यूनाइटेड नेशन में ले गए और सीज फायर मान लिया। क्यों माना आपने सीज फायर? हम तो इतने सक्षम थे, हमारे फौजी इतने सक्षम थे, हम चाहते तो लाहौर को भी वापस ले आते। लेकिन उस समय जो गलतियां हुई हैं, आज भी कश्मीरी चाहते हैं कि पीओजेके के विस्थापितों को यहाँ नुमाइंदगी ना मिले, उनकी बात यहाँ ना उठे। धन्यवाद। ठीक, बिल्कुल, काफी मैं कहूँगा एक तरीके से पॉइंट और जो मुद्दे उठाए गए अभी यहाँ पर, मैं कहूँगा
कि उसका जो क्लोजर है दैट इज समथिंग दैट इज नीडेड। चुनी साहब से हमारी पहले बातचीत हुई है एंड they promised that there would be separate seat allocation for the POK. That remains also to be seen, to be fulfilled, and needless to say चुनी साहब की जो sentiments है उनका हम respect भी करते हैं। सोडी साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल सोडी, one thing is a military solution that you spoke very candidly about, that how difficult or what are the projections and the timelines for it. The other one is a political one. In your opinion, since we have seen things taking shape in not just in Kashmir but other parts of the country where there have been conflicts, आपको क्या लगता है कि किस तरफ हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उनको ध्यान देना चाहिए ताकि कश्मीर जैसा मुद्दा जो है वो देश के लिए सेंसिटिविटी जितनी उसकी है उसको हम ड्यू रिस्पेक्ट दे सकें? देखिए, ये जो कश्मीर का मुद्दा है, ये ऐसा क्या है कि 36 साल हो गए हैं, वहां पे आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहा है। हमने देखा 1980-90 के दशक में पंजाब में भी आतंकवाद आया, तब भी पाकिस्तान एक एक्सटर्नल फैक्टर था जैसे जम्मू कश्मीर में है, लेकिन पंजाब में 15 साल में आतंकवाद खत्म हो गया। यहां पे 35-36 साल हो गए हैं, आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहा है। इसके पीछे मैं एक स्टडी कोट करना चाहूंगा। एक रैंड कॉर्पोरेशन है जो कि एक दुनिया का विख्यात थिंक टैंक है, उसने 30 जून 2008 को एक स्टडी को सार्वजनिक किया जिसका टाइटल था कि दुनिया में आतंकवाद कैसे खत्म होता है। जो आंकड़े निकल के आए वो इस प्रकार थे कि 7% टाइम आतंकवाद खत्म होता है मिलिट्री एक्शन की वजह से, 43% टाइम्स खत्म होता है पॉलिटिकल डायलॉग की वजह से, 40% टाइम खत्म होता है पुलिस एक्शन की वजह से, और 10% टाइम आतंकवाद दुनिया में खत्म हुआ है जब आतंकवादियों के जो मंसूबे थे वो सफल हो गए हैं। जहां तक पुलिस एक्शन और मिलिट्री एक्शन की बात है, 35-36 साल से कोई कमी नहीं है। दिन रात पुलिस फोर्सेस, आर्मी वहां पे काम करी। मैं खुद वहां पोस्टेड था 2 साल पटन नामक जगह में जो बारामुल्ला के पास में। दिन रात हम सोते नहीं थे, कभी भी कॉल आती थी हम उठ के चले जाते थे। तो अब जो टाइम है वो टाइम है एक इफेक्टिव पॉलिटिकल डायलॉग का, जो कि मेरे को उम्मीद है कि जब ये नई सरकार चुनी जाएगी जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस के बाद, वो इसे इनिशिएट करेगी। पंजाब में जब आतंकवाद था वहां पे शांति क्यों आई? क्योंकि लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ। लोंगोवाल अकॉर्ड के बाद वहां शांति आई। 2019 में जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई। पिछले 5 साल में एक ही बारी वहां के पॉलिटिकल पार्टीज मिले हैं, 21 जून 2021 को। हम 18 बार चीन के साथ कोर कमांडर लेवल टॉक्स कर पाए गलवान वैली हादसे के बाद, लेकिन हम अपने लोग एक ही बार मिले हैं 5 साल में। जब तक पॉलिटिकल डायलॉग अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं होगा, वहां पे पूरी तरह से शांति नहीं आएगी, क्योंकि ये जो टेररिज्म होता है, ये मेन जो मुद्दा होता है वो लोगों के साथ जुड़ा होता है। देखिए, जब तक पाकिस्तान एक देश के तौर पे है, वो तो आतंकवाद को बढ़ावा देगा। भारत के किसी कोने में वो आतंकवाद को बढ़ावा देगा, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे पंजाब में हमने देखा। लेकिन बहुत जरूरी है कि जो भी ये सरकार चुन के आती है, इसे वहां की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर में जो सक्रिय हैं, उनको इकट्ठे बैठ के सबसे पहले हमें ये आतंकवाद खत्म करना होगा। क्योंकि अगर ये आतंकवाद खत्म नहीं होगा, ये हमारे लिए बहुत दिक्कत पैदा करेगा। और मैं एक आखिरी मिनट चाहूंगा, दिक्कत कैसे पैदा करेगा कि हमारे जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है वो आतंकवाद की वजह से कमजोर हो रही है और पाकिस्तान इसमें सफल हो रहा है। आज की तारीख में हमारे 2.25 लाख आर्मी के सैनिक वहां पे तैनात हैं, जबकि उनकी जो आर्मी की प्राइमरी रोल है वो है एक्सटर्नल वॉर के लिए तैयारी करना। अगर हम अपने प्राइमरी रोल पे हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जब हम पे 2 फ्रंट वॉर के बादल होंगे तो हमारे लिए दिक्कत पैदा होगी। इसलिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपका विख्यात चैनल है, करोड़ों लोग देखते हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सारी पॉलिटिकल पार्टीज में कि जो भी जीत के आए जम्मू कश्मीर में, इररिस्पेक्टिव, लेकिन वहां पे शांति लाइए, क्योंकि जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा, ये हमारे देश के लिए और मुसीबतें पैदा करेगा। जी, कौल साहब के पास अंत में हम जाना चाहेंगे। कौल साहब, जो चीज सोडी साहब ने भी कही और आपने जमात इस्लामी राशिद इंजीनियर, अब अगर आतंकवाद खत्म करना है या लोगों में विश्वास पैदा करना है, जो बातचीत करने की बात कही कि वो बातचीत होनी चाहिए आपस में, क्योंकि ये लोग भी चुनाव के अंदर
पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस वक्त। बेशक सोच सेपरेटिस्ट हो सकती हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन के अंदर आ गए हैं और सरकार ने अलाउ किया है। इंजीनियर राशिद को बेल मिली, उसको चैलेंज नहीं किया गया। इसके पीछे की राजनीति क्या है पता नहीं, लेकिन माफ कीजिए, लेकिन आप कैसे देखते हैं कि फिर ये विश्वास, अगर चुनाव के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है और ये लोगों की भी कुछ सीटें आती है वहां पर, तो क्या आप समीकरण देख पा रहे हैं कुछ इस तरह के कि इनके साथ कोई बातचीत हो सकती है, कोई विश्वास हो सकता है अगर सेपरेटिस्ट सोच के लोग भी डेमोक्रेटिक वे में चुनकर आते हैं तो क्या रास्ता निकलेगा? मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, आई एम अ कश्मीरी लिविंग इन कश्मीर, स्टडीइंग इन कश्मीर. I was president of Students Union in Kashmir University. Actually, I was going everywhere. So it was totally peaceful. Everything was going nicely. But when something happened in Punjab, and Punjab में ये सब समाप्त हो गया, then there was, वो तो सबको पता है, ज़ियाउल हक ने जो ऑपरेशन टोपाक और वो ये सब किया, ये बहुत 47-48 से ही एक गेम पाकिस्तान कश्मीर को लेकर कर रहा है और उनको उसमें एक मेजर डिफीट हो गई जो इंडियन आर्मी ने अमेजिंग सैक्रिफाइस और डेडिकेशन के साथ जो उन्होंने 47-48 में tanks were taken to Zojila Pass. That was an amazing thing, and how much sacrifice Indian Army made for Kashmir. शेख अब्दुल्ला जो कश्मीर के रहनुमा थे, लीडर थे, उनको ये प्लेट में मिल गया और वो वहां के वो प्राइम मिनिस्टर हो गए. और सबसे पहले उनका नेहरू को जो बहुत बड़ा धोखा दे दिया वो ये था कि उसके माइंड में था महाराजा हरि सिंह को निकालकर वो खुद कश्मीर के सुल्तान बने, एंड ही वांटेड समथिंग एल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो धारा 370 और 35A जैसे कानून लाए. अब टू कट इट शॉर्ट, और उसके बाद आगे आगे उन्होंने सॉफ्ट सेपरेटिज्म जैसे ऑटोनॉमी चाहिए थी. अरे सारे भारत में जैसे भारत चल रहा है उसी तरफ से तुम भी हो, तुमको भी वोट है. और जो कश्मीरियों को फैसिलिटी थी, वी वर गेटिंग राइस फॉर 33 पैसा किलो. We had subsidy for everything, and there was lot of development in Kashmir. लेकिन जो पाकिस्तान इसके पीछे था और पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले ये जमात इस्लामिया के लोग थे, पहले ये बिल्कुल छोटा सा नंबर था इनका और ये आगे बढ़ते बढ़ते गए. जहां तक पॉलिटिकल डायलॉग की बात है, 94-95 से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इवन सेपरेटिस्टों के साथ अलग अलग बात की. मनमोहन सिंह जी ने तो यासीन मलिक को घर में बुलाकर खाना भी खिलाया. अटल बिहारी वाजपेयी ने सारे टेररिस्टों जो लीडर थे उनको बुलाकर बातचीत की. लेकिन कई बातें ऐसी होती है जिन पर आप वो बोलेंगे जी कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाओ, वो बोलेंगे कश्मीर को सेपरेट करो, हमको आजादी दे. इसमें क्या डायलॉग करोगे आप? इसलिए और टेररिज्म साथ में, वो टेररिज्म से भारत सरकार को डराना चाहते थे. लेकिन व्हाट द मोदी गवर्नमेंट हैज डन, दे सेड दैट वी विल इंपोज पीस इन कश्मीर, वी विल नॉट बेग फॉर पीस, वी विल इंपोज. एंड व्हाट वी हैव सीन, इट इज अ इंपोज्ड पीस इन कश्मीर. क्योंकि जब तक टेररिस्ट को आप खत्म नहीं करेंगे, बातचीत से, प्रेम से, खीर खिलाने से, बिरयानी खिलाने से टेररिस्ट नहीं मांगता है, उसको गोली से उड़ाना है. तब जाके जिसके हाथ में बंदूक है वो पूरे समाज के लिए दुश्मन है. इसलिए इन आतंकवादी अब खुद इलेक्शन में आ रहे हैं. इट इज बिकॉज पीस वॉज इम्पोज्ड, एंड दिस पीस व्हाट वॉज इम्पोज्ड इज रेस्पेक्टेड बाय ईच एंड एवरीवन.